शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था दारा। क्या नाम था? शाहजहां का सबसे प्रिय बेटा दारा है, सबसे बड़ा बेटा दारा है। शाहजहां अगला राजा भी किसको बनाना चाहता था? दारा। शाहजहां की राजधानी आगरा, कहां पर है? आगरा और दिल्ली उनके बड़े सेंटर है, और दारा को एकदम पास में रखता है। और दारा ने कहा पिताजी ये क्या सुन रहे हैं हम, वो चित्तौड़ वाले पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। शाहजहां ने फिर भी ठंडी खींची। शाहजहां ने कहा अरे ऐसे ही है, राज सिंह तो मेरा भतीजा टाइप का ही लगता है, मैं तो मेवाड़ में खुद ही रहा हुआ हूं। तो क्यों शाहजहां एहसान मानता था कि वो उदयपुर रुक के गया था। उसने कहा नहीं नहीं छोटा मोटा काम करवा रहे होंगे। दारा ने कहा नहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं, मुझे पता चला वो किले की दीवारें ऊंची ऊंची करवा रहे हैं, और ये हम कभी भी सहन करेंगे। वो संधि तोड़ रहे हैं, लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। और उधर से सेना भेज दी गई। शाहजहां को भड़काया दारा ने, तो उधर से एक मुगल सेनापति भेजा गया, सादुल्ला खान। किसको भेजा गया? किस पुनर्निर्माण को रुकवाया जाए। तो पुनर्निर्माण को रुकवाने के लिए कौन आया था? दो आदमी एक साथ भेजे गए। एक तो सेनापति भेजा सादुल्ला खान, तुम तो चित्तौड़ जाओ और पुनर्निर्माण को रुकवाओ। राजधानी इनकी उदयपुर थी, तो एक बंदा उदयपुर भेजा बातचीत करने के लिए, उसका नाम था चंद्रभान। क्या नाम था? तो सादुल्ला खान ने आगे चित्तौड़ के अंदर पुनर्निर्माण रुकवाया, और इधर चंद्रभान ने राज सिंह से बात की कि अरे यार क्या कर रहे हो यार फालतू में। राज सिंह ने कहा ठीक है एक बार रोक देते, नहीं करेंगे। अब कहते हैं भाई साहब मुगलों में आपस में लड़ाई हो गई, समाचार मिला कि औरंगजेब शाहजहां बीमार हो गया। कौन बीमार हो गया? तो शाहजहां बीमार हुआ तो सारे राजा उससे मिलने के लिए पहुंचे, मंत्री संतरी सारे बातचीत करने के लिए पहुंचे कि भाई बादशाह तुम तो बीमार हो, और कल को खुदा ना खास्ता तुम मर जाओ, तुम्हारे बाद में बादशाह किसको बनाना है? तुम्हारे तो 4 बेटे हैं, अब शाहजहां का प्रिय बेटा कौन? तो उसने कहा भाई राजा किसको बनाना है? दारा। तो शाहजहां के साथ में राजाओं की संधियां हैं, तो सब राजाओं ने कहा ठीक है भाई अगला राजा किसको मान लेते हैं? दारा। ये शाहजहां के एक और बेटे को पसंद नहीं है। उसका एक और बेटा, उसका नाम क्या है? औरंगजेब। क्या नाम है? साउथ इंडिया में पोस्टिंग। उसने कहा क्यों? दारा किस बात का, मैं भी तो राजा बन सकता हूं। और उसने दारा पर आक्रमण कर दिया। राजस्थान के राजा सारे किसकी तरफ से लड़ेंगे? दारा, क्योंकि सबकी संधियां किसके साथ में? शाहजहां। मेवाड़ वालों को भी किसकी तरफ से लड़ना चाहिए? दारा, क्योंकि मेवाड़ वालों की शाहजहां के साथ क्या है? संधि। पर मेवाड़ का राजा कौन है? राज। उसके मन में है कि मेरा पुनर्निर्माण रुकवाया था, और पुनर्निर्माण रुकवाने वाला कौन था? दारा। और राज सिंह ने औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो राजस्थान के सारे राजा किसकी तरफ? और मेवाड़ का राणा राज सिंह किसकी तरफ? अब हुआ क्या कि उधर वो दोनों लड़ रहे हैं, दारा और औरंगजेब। दारा अपनी सेना किसके खिलाफ भेजेगा? औरंगजेब। दारा की सहायता करने के लिए कौन जाएंगे? राजस्थान के राजा महाराजा, बाकी जो भी राजा उनकी संधियां थी, जिनकी शाहजहां के साथ संधि हो, किसको सपोर्ट करेंगे? दारा। बस इस आदमी को छोड़ के एक को, तो सारे दारा की तरफ से लड़ रहे हैं। राज सिंह ने दिमाग लगाया, इसने औरंगजेब के लिए कोई सेना भी नहीं भेजी। ये भी नहीं कि अपनी सेना औरंगजेब के लिए भेज दे, इसने और दिमाग लगाया। जब सादुल्ला खान पुनर्निर्माण रुकवाने के लिए आया था, तो मुगलों को यह था भाई ये संधि तोड़ रहे हैं, तो मुगलों का मेवाड़ वालों को दंड मिलना चाहिए। तो पुनर्निर्माण तो रुकवाया था, मेवाड़ के कई इलाकों पर कब्जे कर लिए थे, और ये मुगलों की धमकी थी कि यदि तुम पुनर्निर्माण करवाओगे तो हम मेवाड़ पर क्या कर लेंगे? कब्जा। राज सिंह तब चुप हो गया, कुछ ही नहीं बोला। अब जैसे ही ये शुरू हुआ, इनके बीच की लड़ाई शुरू हुई, अब राज सिंह ने कहा वो जो कब्जे में लिए हुए इलाके हैं, जो मेवाड़ के कब्जे में किसने ले लिए? मुगलों ने। वो तो छुड़वाने ही है, मुगलों वालों पे कब्जे करने हैं, अब इनके कब्जे कर लेते हैं। तो राजा महाराजाओं का एक होता ही था, साल में एक बार अपनी सेना लेके हमेशा निकलते और आसपास के इलाकों पर हमले करते। छोटा मोटा हमेशा ही किया करते थे, दशहरे पे किया करते, राजा की एनिवर्सरी की जब वो आती, 1 साल पूरा होता तब किया करते। ऐसी जो लड़ाइयाँ जिनमें यूं बाहर निकलते लड़ने के लिए, उनको बोलते टीका दौड़। बेसिकली दशहरे पे हथियारों की पूजा करने के बाद में निकलते कि आसपास में कहीं पर हमला करके आते हैं। मैंने बताया दिवेर की लड़ाई इसी चक्कर में हुई। राजा की एनिवर्सरी आती है, 1 साल होता राजा बनने का, तब भी आसपास में सेना लेके जाते। भाई बताता राजा कि मैं राजा हूं, तो उसको उन लड़ाइयों को क्या बोला करते? क्या बोलते? टीका। तो राज सिंह ने कहा टीका दौड़ आ गई अपने, और टीका दौड़ में अपने जो इलाके मुगलों ने ले लिए वो तो वापस लेने हैं, मुगलों वाले भी क्या करने हैं? लूटने अपने। अच्छा, खुद वाले इलाके ले लिए, इधर दरीबा की तरफ से लगे थे, दरीबार, मांडलर, फूलिया, जहाजपुर, सावरी, ये कुछ इलाकों पे मुगल कब्जा कर गए थे, इन सब पे इसने वापस कब्जा किया। फिर जो मुगलों के इलाके थे उनमें कईयों से तो कब्जा कर लिया, कई जगह से रुपए लेके आया, कुछ ही नहीं किया भाई ये जगह मुगलों की है, वहां पर गया, वहां मुगलों का एक बंदा रहेगा जो टैक्स लेगा, उसका टैक्स मेरे को दे। तो उसने कहा नहीं ये तो मुगल बादशाह का टैक्स, थप्पड़ मारूंगा, है मुगल बादशाह, मुझे टैक्स। तो खूब सारी जगह का टैक्स लेके आया। जो इसकी एक बड़ी फेमस कहानी है, इसने टैक्स लिया किशनगढ़ का। कहाँ का टैक्स लिया? किशनगढ़ का टैक्स तब मुगल लिया करते थे, पर इसने लिया जाके। अगले दिन टैक्स लेने के लिए आया मालपुरा। कहाँ पे आया? मालपुरा आमेर वालों का था, किसी टाइम में महाराणा प्रताप ने हमला कर लिया था, फिर बाद में बीच में चला गया मुगलों के पास, मुगल यहाँ से टैक्स लेने लग गए। तो मालपुरा आया, और मालपुरा उसने आकर, मालपुरा में जो मुगलों का बंदा था, एक सेठ था, वो टैक्स लिया, तो उसको टैक्स दे। तो उसने कहा साहब मैंने तो मुगल बादशाह को भेज दिया। राज सिंह ने झूठ बोल रहा है, नहीं भेजा, मेरे पास पूरा इनपुट है कि तेरा टैक्स तेरे पास ही है। उसने घर चेक कर लो,
और राज सिंह के सैनिकों ने घर चेक किया, सेठ के घर पे टैक्स नहीं। तो राज सिंह ने सेठ को बुला, कहा कि सेठ तेरे 7 खून माफ है। क्या माफ है? मतलब 7 मर्डर भी किए होंगे तुमने तो भी तेरे कोई भी सजा मिलेगी। तू तो एक बात बता दे, तेरे को ये बताया किसने कि मैं आ रहा हूं? तूने पैसे छुपाए हैं, पैसे नहीं भेजे, तूने पैसे कहीं छुपा दिए। इसको मतलब तेरे को पता चला है कि मैं आ रहा हूं, इसलिए तूने पैसे छुपाए। इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई गद्दार है। भाई मैंने किसी को बताया नहीं, मैं सुबह किशनगढ़ से रवाना हुआ और मैंने किसी को नहीं कहा मालपुरा जा रहे हैं, मैंने कहा फॉलो मी। फिर भी कैसे पता कि मैं आ रहा हूं? तूने रुपए छुपा दिए। सेठ ने कहा साहब आप मार दोगे मेरे को। उसने कहा मैंने कहा ना 7 मर्डर भी करके आया तो भी माफ है, कोई सजा नहीं मिलेगी, तू तो बता। उसने कहा मेरी बेटी किशनगढ़ शादी की हुई है उसकी, उसका रात को समाचार आया था कि कल राज सिंह जी मालपुरा पर अटैक करेंगे, पैसे छुपा दो। तेरी बेटी को क्या पता चला? अब ये तो नहीं पता। बुला तेरी बेटी को। साहब आप बेटी को दंड दोगे? आ रहे कि कुछ ही नहीं कहूंगा। बेटी को बुलाया। राज सिंह ने कहा तुम मेरी धर्म की बहन हो, तुम मुझे ये बात बता दो केवल कि तुझे पता कैसे चला कि मैं मालपुरा जाऊंगा? मैंने जब किसी को बताया नहीं। उसने कहा साहब किशनगढ़ के किले के ठीक नीचे मेरा ससुराल है। हाँ। कल आपने किशनगढ़ लूटा था? हाँ। लूटने के बाद रात को रेस्ट वहीं किशनगढ़ के किले में किया? हाँ। तो खाना खाने के बाद आप किशनगढ़ के किले पे राउंड काट रहे थे, वॉक कर रहे थे, और तब आपने 2-3 बार मालपुरा की तरफ देखा, रुके और मूंछों के बंट लगाए। मैं तभी समझ गई थी कि कल ये कहां लूटेंगे। तो मैंने रात को मेरे पिताजी को समाचार भिजवाया कि भाई कल मालपुरा आएंगे तो अपना धन छुपा दिया जाए। और राज सिंह ने कहा कि यार महान महिला है, जो महिला किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा देख के पहचान ले कि अंदर चल क्या रहा है। मैं सोचा था एग्जैक्टली, मैं ये सोच रहा था कल मालपुरा लूटेंगे, तो तुम गुणवती महिला हो। बाद में जब राजसमंद झील, हमने पढ़ा राजसमंद झील, तो हम आगे पढ़ेंगे। राजसमंद झील राज सिंह की बनाई हुई है। जब राजसमंद झील बनाई गई थी तो कहा इसका नींव किसके द्वारा रखवाया जाए, इसका पहला पत्थर किसके द्वारा रखवाया जाए? राज सिंह कहता उस किशनगढ़ वाली सेठ की बेटी को बुला के लाओ। उस महिला में सच्चरित्र है। वो महिला किसी व्यक्ति के चेहरे को देख के उसके भाव पहचान लेती है। उससे अधिक गुणवती महिला कौन होगी? तो बाद में राजसमंद की नींव लगवाई गई थी उस महिला से। तो राज सिंह ने उस समय कई इलाके यहाँ पे लूट लिए थे। तो मुगलों के इलाकों पे क्या कर लिए थे? कब्जे। कौन सी दौड़ में? और लाखों रुपए लेके गया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब जब राज सिंह मुगलों के इलाकों पे हमला करेगा तो मुगल रोकने के लिए आएंगे। मुगल रोकने के लिए आएंगे। मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। तो रोकने के लिए किसकी सेना आएगी? शाहजहां। शाहजहां की सेना किसको राजा बनाना चाहती है? दारा। तो एक प्रकार से किसकी सेना आ रही है? दारा। दारा एक तरफ लड़ रहा है औरंगजेब, दूसरी तरफ किससे लड़ रहा है? राज सिंह। इसमें फायदा किसका है? औरंगजेब। किसका फायदा है? राज सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए कोई सेना नहीं भेजी, पर दारा के खिलाफ भेजी। दारा के खिलाफ आप जाओगे तो अपने आप किसकी सहायता है? तो औरंगजेब राज सिंह को लेटर लिखता है उधर से, कीप इट अप ब्रो, वेरी गुड, लगे रहो तुम। दारा लेटर लिखता है राज सिंह को कि प्लीज राज सिंह ऐसे मत कर, मैं औरंगजेब से लड़ रहा हूं और तुम ये बीच में पंगे मत कर, तू मेरा सपोर्ट कर। राज सिंह ने कहा मेरे लिए सारे राजकुमार बराबर है, मेरे लिए तो ऐसा ही तू है, ऐसा ही कौन है? औरंगजेब। कोई जीतो तुम्हारे में, मेरे को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। पर दारा के यार लेना देना कैसे नहीं है? तू जब मेरे खिलाफ सेना भेजेगा तो ये फायदा किसको हो रहा है? और जैसे ही औरंगजेब राजा बना, उसने राजा बनते राज सिंह ने उसके पास बधाई भेजी। राजा बनते तब बधाइयां भेजते थे, गिफ्ट विफ्ट भी भेजते थे। औरंगजेब हाथों हाथ समाचार भेजता है कि तू डूंगरपुर बांसवाड़ा पे कब्जा कर ले। कहां कब्जा कर ले? ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सब मेवाड़ वालों के हिस्से थे जो बाद में धीरे धीरे अलग हो गए थे। अब औरंगजेब ने कहा मैं तेरे को वापस देता हूं, तो इसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा पे कब्जे कर लिया। जब औरंगजेब राजा बन गया उसके बाद औरंगजेब की राज सिंह की बनी नहीं। राजा बनने के बाद में औरंगजेब ने कहा कि मैं हिंदुओं से टैक्स लूंगा, जजिया। कौन सा टैक्स लूंगा? मुसलमान राजा नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लिया करते उसको क्या बोलते थे? मुसलमान राजाओं का यह मानना था कि हमारी पूरी पब्लिक मुसलमान होनी चाहिए, तो या तो सारे के सारे क्या बन जाओ? मुसलमान। और यदि आप मुसलमान नहीं बनना चाहते तो हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कौन सा था? तो ये मुसलमानों पे नहीं लगता था, केवल उन पे लगता जो इस्लाम को फॉलो करते, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो होते हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता, उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया हुआ करता। जिसने कहा भाई ये तो गलत है यार तरीका, तुम धार्मिक आधार पे टैक्स ले रहे हो। तो जजिया कर का विरोध करने वाला राजा कौन? उस समय औरंगजेब हिंदू राजकुमारियों से शादी कर रहा था। राज सिंह समाचार करवाता है यदि किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती औरंगजेब कहीं पर शादी हो रही है तो मेरे को बता दिया जाए, उससे मैं शादी कर लूंगा। मतलब वो कहेगी वहां करवा देंगे उसकी शादी। उस समय औरंगजेब जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहा था, और राज सिंह ऐलान करवाता है कि यदि कहीं पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां टूटती और वहां नहीं बचा पाते हो, मेरे पास लेके आ जाओ, मैं मंदिर बनवा दूंगा।
उन दिनों औरंगजेब जोधपुर के एक राजा को राजा नहीं बनने दे रहा था, अजीत सिंह। किसको? ये अजीत सिंह को कहता है अजीत सिंह तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो मारवाड़ के कौन से राजा को सपोर्ट किया? किसके खिलाफ? किशनगढ़ में राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? दिवाली के आसपास का टाइम था, राजकुमारी चारुमती अपने महल में बैठी थी, बाहर एक बूढ़ी महिला आवाज लगा रही थी, पेंटिंग खरीद लो, पेंटिंग खरीद लो। राजकुमारी ने अपनी नौकरानी को भेजा कि बाहर जाके देख कौन है। बाहर जाके देखा तो एक बूढ़ी सी महिला पेंटिंग बेच रही है। अंदर राजकुमारी बुला रही है आपको, और राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला से बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग खरीदी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण, शिव, गणेश, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, सबकी फोटो ली। कुछ हिंदू राजाओं की फोटो ली, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो उस बूढ़ी महिला की खूब बिक्री हो गई। तो उसने कहा राजकुमारी थैंक यू, सुबह सुबह ही मेरे तो सारी बिक्री करवा दी, सारी पेंटिंग खरीद ली, बस एक पेंटिंग मेरे पास बड़ी और है, ये खरीद लो तो मेरे तो पूरा माल ही बिक जाए। दिखा किसकी पेंटिंग है? तो उसने एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई, ये कौन है, इसको तो मैंने बचाना ही नहीं। और उसने कहा अरे तुम इनको नहीं जानती, शहंशाह हिंदुस्तान, मुगलिया सल्तनत के बादशाह आलमगीर जहांपना औरंगजेब खुद है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब की पेंटिंग है क्या? उसने कहा हाँ, मैं दिल्ली से आई हूं तो औरंगजेब की पेंटिंग तो लेके आऊंगी। चारुमती ने कहा ये भी दे दो। सारी पेंटिंग्स के रुपए दिए, फिर कहा 5 मिनट बैठ चाय पी माई तू। फिर अपनी सहेलियों का सब अपने जूते उतारो, इस औरंगजेब वाली पेंटिंग पे मारो। सहेलियों ने औरंगजेब वाली पेंटिंग पे जूते मारे तो पेंटिंग के बेचारे के टोटे टोटे हो गए। उसको दिए बूढ़ी महिला को उस औरंगजेब वाली पेंटिंग के टुकड़े, और कहा ले जाके औरंगजेब को दे देना, कह देना चारुमती ने फाड़ा है। बूढ़ी महिला दिल्ली गई, उसने जाके औरंगजेब को कहा कि ये दिला तेरी पेंटिंग की चिंदी चिंदी कर दी। किसने? कि किशनगढ़ की राजकुमारी। औरंगजेब ने कहा इतनी औकात, अभी के अभी फोन मिलाया जाए, किशनगढ़ लैंडलाइन पे फोन मिलाओ। तो उसने किशनगढ़ फोन करके कहा कि मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता हूं। किशनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। उन्होंने कहा साहब बारात लेके उसे 2 दिन पहले मिस कॉल करना, हम टेंट लगा के तैयार रखेंगे। चारुमती को जब इस बात का पता चला, चारुमती ने कहा मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं? औरंगजेब से। उसने मना किया। उसने कहा ये क्या तरीका, आप मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? उसके भाई ने समझाया कि देख यदि तेरी शादी औरंगजेब से नहीं करेंगे तो औरंगजेब आक्रमण करेगा। तो उसने कहा लड़ लो, तुम्हें लड़ने से डर लगता है क्या? भाई ने कहा नहीं, लड़ने से मरने से दोनों चीजों से एकदम ही डर नहीं लगता, पर यदि औरंगजेब ने अटैक किया तो हम लड़ लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर औरंगजेब की सेना सामान्य जनता की लड़कियों को उठा के लेके जाएगी। राजा का पहला कर्तव्य जनता को बचाना होता है। इन जनता की लड़कियों को बचाने के लिए, राज्य की बाकी बहन बेटियों को बचाने के लिए यदि तेरी शादी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। तो चारुमती ने कहा कि यदि आप रक्षा नहीं कर सकते तो मैं मेरी खुद ही रक्षा कर लूंगी। तो भाई ने कहा ठीक है तो कर ले। अब चारुमती को लगे भाई कौन अपनी रक्षा कर सकता है, और चारुमती को याद आया कि एक दिन टीवी पे एड आ रहा था कि यदि किसी राजकुमारी से जबरदस्ती शादी हो तो टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें। उसने महाराणा राज सिंह के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट किया। ये महाराणा राज सिंह जी, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी का हरण करके ले गए थे। रुक्मणी थे भगवान कृष्ण की पटरानी, जरासंध विवाह करना चाहता था, भगवान कृष्ण उठा के ले गए थे। उसी प्रकार आप औरंगजेब के खिलाफ मेरा हरण कर लीजिए और मेरे से विवाह कर लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई मैसेज कर दे भाई साहब। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, उनका ठीक है, उनका डन। फिर औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब वो तुम किशनगढ़ शादी करने के लिए जा रहा था। उसने कहा कि मत जाना, मैं जाऊंगा। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है यार। अब हुआ क्या था, थोड़े दिन पहले इस घटना से अपने एक जगह पड़े झीलवाड़ा, झीलवाड़ा के पास में एक जगह रूपनगर, कौन सी जगह है, वहां की एक राजकुमारी थी चंचल कुमारी, क्या नाम था, और उससे औरंगजेब शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले ही जाके शादी करके आ गया था। तो औरंगजेब नाराज था कि यार चंचल कुमारी से पहले ही तूने शादी कर ली और अब किससे करना चाहता है। कदे एस फूल थे कदे ओस फूल थे ना, ये तरीका गलत है, यहां तो मैं करूंगा। राज सिंह ने कहा देख अब मैंने डीपी चेक कर ली, अब तो मैं करने जाऊंगा तो मैं ही करने जाऊंगा। तो औरंगजेब ने कहा फिर लड़ाई होगी, कर लेंगे, कोई बात नहीं, लड़ाई में तो डर ही नहीं लगता हमें। अब भाई शादी का दिन नजदीक आ गया, औरंगजेब उधर दिल्ली से अपनी सेना रवाना कर चुका है। राज सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला कहा भाई मैं चारुमती से शादी करने के लिए जा रहा हूं, एक नारी की रक्षा की बात है और औरंगजेब की सेना आ रही है, क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा साहब चिंता ही मत करो, आप तो शादी करने जाओ, आराम से पधारो। तो सेना हम रोकेंगे, मेवाड़ की सेना जाएगी और औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक लेगी, किशनगढ़ तक आने ही नहीं देगी, आप तो आराम से ब्याह करो। तो राज सिंह ने कहा बस ठीक है, मेरे फेरे हो जाए तब तक उसको रोक के रखो, फेरे होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगा। अरे कि साहब आप तो आना ही मत,
आप तो बारात लेके वापस मेवाड़ पधारना, औरंगजेब को अजमेर से इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे हम। तय हुआ कि मेवाड़ की सेना लड़ने के लिए कहां जाएगी? अजमेर। और राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां जाएंगे? किशनगढ़। मेवाड़ की सेना जाएगी तो सेनापति को जाना पड़ेगा। उस समय जो मेवाड़ का सेनापति होगा वो सलूम्बर का सामंत होगा, और उस समय जो सलूम्बर का सामंत है वो था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था? कहां का सामंत है? रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया गया कि भाई साहब आपको कल अपनी सेना लेके कहां पर जाना है? अजमेर। और किसकी सेना से लड़ाई करनी है? औरंगजेब। क्योंकि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां जा रहे हैं? जिस दिन रतन सिंह चुंडावत के पास ये मैसेज गया उस दिन उसकी खुद की शादी हुई थी। उसकी रानी थी, उसकी रानी का नाम था सलह कंवर। क्या नाम था? उसके पास मैसेज गया तो उसने कहा यार ठीक है राज सिंह जी अपनी शादी करने के लिए जा रहे हैं, पर मेरा भी तो आज ही ब्याह हुआ है, तो राज सिंह जी को इतना ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में शुभ काम है, मैं कैसे जाऊं शादी बीच में छोड़ के। और उसने कहा मैं नहीं जा रहा। ये बात उसकी रानी को पता चली। इसकी रानी बूंदी की थी। कहां की थी? बूंदी के थे संग्राम सिंह, उनकी राजकुमारी थी। बूंदी में हाड़ा चौहानों का राज था। किसका राज था? तो हाड़ों की जो बेटियां होती वो होती हाड़ी रानियां। तो संग्राम सिंह जी की बेटी थी वो बूंदी के हाड़ी रानी। क्या नाम था उसका? सलह कंवर। उसको इस बात का पता चला तो उसने रतन सिंह को समझाया कि नहीं आपको जाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, आप मेवाड़ की सेना के सेनापति हो, आप नहीं जाओगे कब कौन जाएगा? रतन सिंह चुंडावत ने कहा मैंने मेरे कर्तव्य सारे निभाए हैं, आज दिन तक मेवाड़ की तमाम लड़ाइयों में मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, इस बार चूंकि मेरे घर में शादी है, मेरी आज ही शादी हुई, तो मैंने आज के लिए तो मना किया है। उसने कहा नहीं, कर्तव्य से बढ़कर कुछ ही नहीं होता, देश से बढ़कर कुछ ही नहीं होता। शादी ब्याह सब चलते रहते हैं पर देश के लिए मरने मिटने के मौके हर बार नहीं आते हैं। और आप ही जाओगे हरावल में, यह इसलिए है मेवाड़ में क्योंकि आपके किसी एक दादा परदादा चुंडा ने कहा था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा मेरा सोतेला भाई मोकल बन जाएगा। इसलिए कहा गया कि सलुम्बर वाले हमेशा मेवाड़ की सेना क्या होंगे? सेनापतियों। आज यदि आप नहीं जाएंगे तो आपसे हरावल छीन ली जाएगी। आपके 3 पीढ़ी बाद आपके बेटे पोते कोई होंगे, उनको लोग ताने मारेंगे कि इनका एक दादा परदादा बीच में कमजोर निकल गया था, इस वजह से हरावल का अधिकार छीन लिया गया। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके आगे वंशज हो वो इस वजह से आपको धिक्कारे, आपको कोसे कि रतन सिंह उस दिन कमजोर ना निकलता तो हमसे हरावल का अधिकार कभी भी छीना? और रतन सिंह को जब ऐसी बातें कही तो रतन सिंह तैयार हुआ। उसने कहा यार ये बात तो सही है, मुझे लड़ना चाहिए। और अगले दिन रतन सिंह जी अपनी सेना लेकर रवाना होते हैं, खुद घोड़े पर बैठ के आगे आगे चल रहे हैं। जैसे ही अपना महल पास में आता है वो ऊपर की तरफ देखते हैं। रानी सलह कंवर ऊपर से खड़ी खड़ी झरोखे में से देख रही थी और रतन सिंह जी ने अपना घोड़ा रोका। नया नया ब्याह हुआ था तो वापस रानी की याद आई। अपने पास एक सैनिक खड़ा था, उसको कहा ऊपर जाओ और मेरे लिए कोई निशानी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कोई अंगूठी, कोई चूड़ियां, कुछ ना कुछ तो भेज देगी रानी, तो थोड़ा टाइम पास होगा युद्ध के अंदर। वो ऊपर गया और उसने जाके सलह कंवर को कहा कि नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपसे क्या मांग रहे हैं, आपकी दिशा। वो 17-18 साल की लड़की ये सोचती है कि जो व्यक्ति युद्ध में जाने में आनाकानी कर रहा है, जिसको युद्ध में जाने में जोर आ रहा है, इस बात की क्या गारंटी कि वहां लड़ पाएगा? हो सकता है वहां जाने के बाद इसको मेरी याद आए, ये वापस भाग के आ जाए। उस लड़की को लगा कि यदि ये वापस आ गया तो आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए मुझे धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया था। उसे पुनः लगा कि सुंदरता, ये शरीर किस काम का यदि देश की रक्षा में बाधक बन जाए, ये सुंदरता, ये शरीर किस काम का यदि वो कर्तव्य के पालन से किसी को रोक दे। उस लड़की ने अपना सिर काट के दे दिया था। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरान। कहते हैं कि जैसे ही वो सिर काट के दिया उसने अपना, उस सैनिक नीचे रतन सिंह के पास लेके गया और सिर देखते हो रतन सिंह होश फाख्ता हो गए। उसको लगा ये तो गलती कर दी मैंने, पर अब क्या किया जा सकता था? अब बचताए हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसने वो जो उसकी गर्दन थी, उसके जो बाल थे उस राजकुमारी के, वो बाल अपने यहाँ बांध लिए थे। वो गर्दन यहाँ लटका ली थी, मुंडी यहाँ लटका ली थी। अजमेर वाले युद्ध में रतन सिंह चुंडावत इतना बहादुरी से लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को इंच क्रॉस नहीं करने दिया था। औरंगजेब की सेना को अजमेर से मारपीट करके भगा दिया गया था। रतन सिंह लड़ाई में काम आ जाता है। राज सिंह जी चारुमती से विवाह करके सकुशल मेवाड़ पहुंचते हैं। राजसमंद झील में एक दिन किसी चांदनी रात में राजसमंद की पाल पर बैठकर वो चारुमती को एक कहानी सुनाते हैं कि हमारी शादी से पहले क्या घटना हुई थी और किस प्रकार रतन सिंह चुंडावत को प्रेरित करने के लिए सलह कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था। और वो कहानी के अंत में कहते हैं कि और रतन सिंह चुंडावत युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और रानी चारुमती कहती है अरे उसके बाद क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं इसलिए हम दोनों साथ बैठे हैं। यदि उस दिन वो दोनों अपना बलिदान ना देते तो हमारा विवाह भी नहीं हो पाता।